एग्जाम्स में मैंने खाली कॉपी छोड़ दी। पापा का पारा इतना चढ़ा कि उन्होंने मुझे घर से ही बाहर निकाल दिया। सोचो, मैं एक करोड़पति बाप का लाडला सीधा पहुंचा कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढोने। हालत ऐसी हो गई कि 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। फिर मेरी नजर पड़ी वहीं काम करने वाली उस सबसे सुंदर लड़की पर। मैंने सोचा, भाई यही सहारा है। मैं तो चिपक गया उसके पीछे, उसी के साथ बैठना, उसी का टिफिन खाना। मैंने उसे बड़े बड़े सपने दिखाए, बोले तो बड़े बड़े वादे किए। मैंने कहा, देख, जिस दिन मैं अपने घर वापस गया ना, तुझे सोने चांदी से लाद दूंगा, जो मांगेगी वो मिलेगा। वो बस अपना हाथ गाल पर टिकाकर मुझे देखती रहती और मुस्कुराकर कहती, अरे मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए। मैंने उसके माथे को धीरे से सहलाया और हंसते हुए बोला, अरे पगली, तू तो वो बात कर रही है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, लंगूर के हाथ में अंगूर। तू और मैं कोई मेल ही नहीं है। लेकिन फिर वो दिन आया जब सीधा आईआईटी दिल्ली का लेटर उस कंस्ट्रक्शन साइट के पते पर आया। और भाई, वो लेटर मेरे लिए नहीं, उसके नाम का था। उस पल मुझे समझ आया कि यार, असल में औकात तो मेरी कम थी। मैं जिसे मामूली समझ रहा था, वो तो मुझसे कहीं आगे निकली। सच कहूं तो लोग कहते हैं बोर्ड के एग्जाम्स किस्मत बदलते हैं। मेरे लिए तो ये बस एक खेल था। मेरा खानदान रईस था, मुझे लगा था बिना पढ़े भी लाइफ सेट है। पर उस दिन मेरी आंखें खुल गईं। मार्क्स, भाई मुझे लगा था मार्क्स का क्या है, पैसे फेंकेंगे और सीधे विदेश जाके ऐश करेंगे। बस इसी ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने बोर्ड्स में खाली कॉपी थमा दी। मुझे क्या पता था कि पासा ही पलट जाएगा। पापा तो ऐसे भड़के कि सीधा घर से ही निकाल दिया। मुझ चिल्लाए, चैंगलिंग, आज से इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तूने मेरा सिर शर्म से झुका दिया है। मैंने भी हल्के में ले लिया, बोला, अरे पापा, छोटी सी बात है, पैसे खर्च करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, आप बेकार में गुस्सा कर रहे हो। पापा ने मेरी तरफ देखा और बोले, तूने बचपन से सिर्फ ऐश देखी है ना, तुझे दुनिया की धक्के दुक्के नहीं पता। जब तक तू बाहर की मुसीबतें नहीं झेलेगा, तुझे कद्र नहीं होगी। और बस उन्होंने मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मुझे लगा बाहर की लाइफ इतनी भी क्या मुश्किल होगी। मैं शान से सुपरमार्केट घुसा और अपनी पसंद के ढेर सारे स्नैक्स और चिप्स उठा लिए। पर भाई, जब बिल चुकाने की बारी आई, सोचा था कि दबा के स्नैक्स खाऊंगा, मजे करूंगा। पर भाई, जैसे ही काउंटर पर कार्ड स्वाइप किया, भाई साहब, कार्ड डिक्लाइन। एक नहीं, दो नहीं, सारे के सारे कार्ड्स पापा ने ब्लॉक कर दिए थे। वहां खड़ी वो कैशियर लड़की, उसने हाथ बांध लिए और मुझे ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे मैं कोई छोटा मोटा चोर हूं। टेढ़ी शक्ल बना के बोली, जल्दी करो भाई साहब, पीछे बहुत लंबी लाइन लगी है, सबका टाइम खराब हो रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे अभी कच्चा चबा जाएंगे। कसम से उस वक्त जमीन फट जाती और मैं अंदर समा जाता तो बेहतर था। मैंने बस एक झूठी सी मुस्कान दी और बोला, अरे वो सॉरी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। पहली बार जिंदगी में इतनी जलील वाली फीलिंग आई थी। सुपरमार्केट से बाहर निकलते ही मैंने गुस्से में पापा को फोन घुमाया। मैंने कहा, ओल्ड मैन, ये क्या मजाक है, आपने सच में मेरे सारे कार्ड्स बंद कर दिए, तो अब मैं खाऊंगा क्या, हवा। दूसरी तरफ से पापा की आवाज आई, एकदम ठंडी और बिना किसी इमोशन के, जैसे उन्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा हो। पापा ने बस इतना ही कहा, तेरे पास हाथ पैर सलामत है, अपना रास्ता खुद ढूंढ। और इतना बोलते ही खट से फोन काट दिया। भाई, मुझे एक शब्द बोलने तक का मौका नहीं मिला। मैंने भी गुस्से में फोन जेब में डाला और बुदबुदाया, बढ़िया है, बुड्ढा तो इस बार सच में सीरियस हो गया। पर क्या उनके बिना मेरी लाइफ नहीं चलेगी? मैं भी देखता हूँ। मुझे खुद पर पूरा भरोसा था। पर असली खेल तो अब शुरू होना था। अब देखो, हाथ में सिर्फ हाई स्कूल की मार्कशीट थी, ना कोई डिग्री, ना कोई एक्सपीरियंस। मार्केट में काम ढूंढने निकला तो समझ आया कि हालत कितनी खराब है। सड़क किनारे एक मशहूर कैफे में वैकेंसी दिखी। मैं पूरे टशन में इंटरव्यू देने घुस गया। पर भाई, वहां जो हुआ ना, मेरी सारी हेकड़ी निकल गई। वहां जो दूसरे लड़के आए थे, भाई क्या फर्राटेदार बोल रहे थे। उनकी इंग्लिश सुनकर तो मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी। उस वक्त पहली बार लगा कि काश काश स्कूल में इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दे दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। खैर, वहां से पत्ता कट गया। फिर सोचा चलो किसी ग्रोसरी स्टोर या किराने की दुकान पर ही लग जाता हूँ। पर भाई, वहां तो और भी भयंकर कंपटीशन था। लोग 12-12 घंटे शिफ्ट करने को तैयार थे और मेरी तो 4 घंटे में ही हालत ढीली हो जाती। नतीजा, वहां से भी मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी मिली। पर किस्मत देखो, उन्होंने मुझे सीधे बर्तन मांजने वाले कमरे में डाल दिया। भाई, पूरा दिन बर्तन रगड़ते रगड़ते मेरी तो जान ही निकल गई। एकदम फ्यूज उड़ गए मेरे। ऊपर से एक प्लेट ढंग से साफ नहीं हुई तो कस्टमर ने हंगामा कर दिया। मालिक ने उसी वक्त मुझे निकाल दिया, बोले, निकल यहां से, तेरे बस का कुछ नहीं है। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि भाई, दुनिया कितनी जालिम है। पैसा कमाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पसीने छूट जाते हैं एक एक रुपए के लिए। पर मेरा ईगो तो आसमान पर था। मैंने मनी मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, उस बुढ़े के सामने तो सिर नहीं झुकाऊंगा। मैंने सोचा, भले ही मुझे भीख मांगनी पड़े, पर वापस जाकर हाथ नहीं फैलाऊंगा। पूरा दिन भटकते भटकते शाम हो गई। थकान के मारे बुरा हाल था और पेट में चूहे नहीं बल्कि डायनासोर दौड़ रहे थे। चलते चलते मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंचा। वहां देखा कि सड़क किनारे एक लड़का बैठा बड़े चाव से अपना लंच बॉक्स ठूंस रहा था। वो दिखने में काफी दुबला पतला सा था, लेकिन यार, उसका चेहरा बड़ा ही शार्प और हैंडसम था। जिस तरह से वो अपनी भूख मिटा रहा था, उसे देखकर मेरी राल टपकने लगी। उसने अपनी लंबी आस्तीन वाली शर्ट को कोहनियों तक मोड़ रखा था, जिससे उसके हाथों की वो कसरती नसें साफ दिख रही थीं। चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जो उसकी गर्दन से फिसलती हुई शर्ट के थोड़े खुले हुए कॉलर के अंदर जा रही थीं। मैं उसे गौर से देखता रहा और भाई, अचानक मेरा दिमाग सन्न रह गया। अबे, ये तो लड़की है। मतलब कंस्ट्रक्शन साइट जैसी जगह पर किसी लड़की का होना ही अपने आप में बड़ी बात थी। पर ये तो अलग ही लेवल की थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। नए नक्श इतने तीखे और रॉयल कि कोई उसे देख ले तो बस देखता ही रह जाए। उसकी आंखों में एक ऐसी मर्दानगी भरी खूबसूरती थी कि वो दूर दूर तक किसी आम घर की लड़की नहीं लग रही थी। कसम से, वो उस धूल मिट्टी वाली जगह पर बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रही थी। भाई, क्या ये वाकई इतना टेस्टी है?
मैं वही सड़क किनारे उकड़ू बैठ गया और उसे खाते हुए देखने लगा। कसम से भूख के मारे मेरा गला सूख रहा था और बार बार थूक गटक रहा था। उसने अचानक खाना रोका और सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। धूप की वजह से उसका चेहरा पहले से ही लाल हो रहा था, पर मुझे ऐसे घूरते देख वो और भी ज्यादा सकपक्का गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें भी ये खाना है? मैंने पागलों की तरह सिर हिलाया, जैसे वो लड़की नहीं साक्षात अन्नपूर्णा हो। वो मुस्कुराई और खड़ी हो गई, पर जैसे ही वो मुड़ी, भाई मेरी हंसी छूट गई। उसकी ढीली ढाली कार्गो पैंट पीछे की जेब के पास से थोड़ी फटी हुई थी और वहां से उसके अंदर पहने हुए सेलर मून वाले कार्टून वाले कपड़े साफ झलक रहे थे। मैंने मनी मन कहा, बाप रे, इतनी धाकर दिखने वाली लड़की और पसंद इतनी क्यूट। मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। वो पास ही खड़े खाने के ठेले मील वैन पर गई और मेरे लिए एक और डिब्बा खरीदा। जब वो वापस मुड़ी तो उसने मुझे पागलों की तरह हंसते हुए देखा। उसे समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। बस मुझे हंसता देख वो थोड़ा अजीब सा मुंह बनाने लगी। हंस क्यों रहे हो? उसने पूछा। मैंने हंसते हंसते कहा, अरे वो सेलर मून, मून प्रिंसेस, तुम्हारी पीछे वाली जेब फटी हुई है। भाई साहब, इतना सुनते ही वो झटके से मुड़ी और उसका पूरा चेहरा, यहाँ तक कि कान भी टमाटर की तरह लाल हो गए। वो सकपका कर बोली, शायद शायद अभी ईंटें ढोते वक्त किसी तार में फंस गई होगी। उसने फौरन हाथ में पकड़ा खाने का डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया और अपनी शर्ट उतारकर अपनी कमर पर बांध ली। अब भाई मेरा तो दिमाग ही घूम गया। मैंने सोचा, अबे ये क्या चल रहा है? क्या ये सब देखना अलाउड है? मैं हाथ में खाना पकड़े वहीं जम गया। उसने शर्ट उतार दी थी और अब वो सिर्फ एक सफेद रंग की फिटिंग वाली बनियान वेस्ट में थी। भाई उसकी फिटनेस देखकर मैं दंग रह गया। एकदम सजी हुई बॉडी, टाइट हिप्स और एक भी इंच एक्स्ट्रा चर्बी नहीं। मैंने एक बार फिर थूक गटकाया और चुपचाप उसके बगल में बैठ गया। अब भाई भूख इतनी थी कि मैंने सारी अमीरी और इज्जत ताक पर रख दी। मैंने पागलों की तरह खाना ठूसना शुरू कर दिया। सच कहूं तो वो घटिया तेल वाला खाना भी उस वक्त मुझे 5 स्टार के खाने से भी टेस्टी लग रहा था। मुंह में खाना भरे भरे ही मैंने बोला, थैंक्स यार इस खाने के लिए। मेरा नाम चेंगलिंग है, तुम्हारा? उसने बस धीरे से कहा, क्यांशिया। मुझे कुछ याद आया। मैंने उससे पूछा, अरे क्या हम पहले कहीं मिले हैं? क्या तुम चेंगजी रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती थी? वो कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। मैंने फौरन बोला, अरे हाँ तुम ही तो थी। मैं भी तो वहीं पार्ट टाइम काम कर रहा था। हम दोनों ने साथ में बर्तन मांजे थे। याद आया कुछ? असल में हुआ ये था कि पिछले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो पापा ने मुझे जबरदस्ती अपने ही रेस्टोरेंट में काम का तजुर्बा लेने के लिए भेज दिया। हालांकि उस वक्त कियांशिया से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। मैं बाहर हॉल में टशन झा देता था और वो बेचारी पीछे किचन में बर्तन रख देती थी। एक दिन जब पीछे बहुत ज्यादा भिद्दा हो गई तो मैं भी मदद कराने पहुंच गया था। अरे हाँ अब याद आया, तुम वही हो, मैंने मुंह में खाना ठूंसते हुए कहा। फिर मैंने बेशर्मी की हद पार करते हुए उसके डिब्बे से भी एक मीट का टुकड़ा उठा लिया। खाते खाते मैंने उसे बड्ढे बड्ढे सपने दिखाना शुरू कर दिया, जैसे हम इंडियंस कहते हैं ना, हवा में महल बनाना। मैंने कहा, क्यांशिया देख, तूने आज जो मेरी मदद की है ना, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तू बस याद रख, जिस दिन मैं वापस अपने घर गया तुझे सोने चांदी से लाद दूंगा। तू जो चाहेगी वो मिलेगा तुझे। बस थोड़े दिन की बात है। देख मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, तू सोच भी नहीं सकती। आज तूने जो मेरी मदद की है ना, क्या कहते हैं उसे, हाँ, नेकी कर दरिया में डाल नहीं, बल्कि तूने जो ये पानी की बूंद जैसा एहसान किया है, मैं इसका बदला समंदर भर के चुकाऊंगा। बस देख तू। उसने मेरी बात सुनी और मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। भाई मेरी हालत उस वक्त ऐसी थी कि कोई मुझे भिखारी भी ना समझे। कपड़े फटे हुए, हर तरफ धूल और ग्रीस लगी हुई। उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और बड़े प्यार से बोली, कोई बात नहीं, बस एक खाने का डिब्बा ही तो था, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, तुम परेशान मत हो। मैंने अपनी गंदी और तेल से सनी हुई टी शर्ट की तरफ देखा और एक लंबी ठंडी आह भरी। भाई सच तो यह है कि जिस हुलिये में मैं अभी था, उसे देखकर तो कोई मुझे चवन्नी उधार न दे। वो तो फिर भी करोद्धों की बातों पर यकीन कैसे करती। उसका मुझे पागल समझना बिल्कुल जायज था। सच कहूं तो अगर मैं उसकी जगह होता ना, तो खुद को कोई बड़ा फ्रॉड या पागल ही समझता। खैर, मैंने तो डिब्बा ऐसे साफ किया जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। जैसे ही मैंने देखा कि वो जाने वाली है, मैंने लपक कर उसकी शर्ट का कोना पकड़ लिया। अरे सुनो, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मतलब तुम्हारे साथ काम वाम कर लूंगा। सच बताऊं तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वो बेचारी तो सन्न रह गई। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, देखो मैं जहां रहती हूं ना, वहां के हालात बहुत खराब हैं, तुम रह नहीं पाओगे। मैंने फौरन अपनी इमोशनल नौटंकी शुरू कर दी। अरे कोई बात नहीं यार, हम पुराने दोस्त हैं और तुम इतनी नेक दिल हो, क्या तुम वाकई मुझे ऐसे सड़क पर लावारिस छोड़ दोगी? बोलो, छोड़ दोगी क्या? मैंने अपनी शक्ल इतनी मासूम बना ली कि किसी का भी दिल पिघल जाए। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर हार मानकर मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गई। मन ही मन मैं लड्डू फोड़ रहा था। मैंने सोचा, भाई ये लड़की तो बड़ी भोली है, कोई भी इसे छूना लगा देगा। मुझे इसके साथ चिपक कर रहना चाहिए। कम से कम मैं इसकी ढाल बनकर रहूंगा, ताकि कोई बुरा आदमी इसे बेवकूफ न बना सके। हालांकि असलियत तो ये थी कि मुझे बस अपने खाने पीने का जुगाड़ दिख रहा था। वैसे खाली वक्त में ये सब देख लेना ठीक है, अच्छा है। कम से कम आज के लड़कों में कुछ कर दिखाने का जुनून तो है। मैं बस यूं ही इधर उधर देख रहा था। अच्छा है, लड़की में दम तो है। मैंने कमरे पर एक नजर डाली और बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं काफी गंदा हो गया हूँ, क्या मैं पहले नहा सकता हूँ? उसको तुरंत मेरी बात समझ आ गई। वो फटाफट सामान टटोलने लगी और एक पुरानी चादर ढूंढ निकाली। मैं तुरंत उसका इशारा समझ गया। चादर ली और बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे की तरह टांग दी। वो नीले चेक वाली पुरानी चादर हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। भाई साहब, खुले में ठंडी हवा के बीच नहाने का अनुभव भी जिंदगी का एक अलग ही मजेदार एक्सपीरियंस है। चिनात्सु, क्या तुम्हारे पास कोई साफ और थोड़ी बड़ी साइज की टी शर्ट होगी? चिनात्सु ने मुझे एक टी शर्ट पकड़ाई। ये नई है, मैंने बड़ी साइज की खरीद ली थी, तो कभी पहनी ही नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई नया अंडरवियर है? ये सवाल पूछते ही मेरा मन किया कि खुद को एक थप्पड़ मारूं, लेकिन हाँ,
अगर नया हो तो मैं पहन सकता हूँ। मेरे पूछते ही वो शर्म से लाल हो गई। मैं नीचे सुपरमार्केट से तुम्हारे लिए खरीद कर लाती हूँ। फिर वो मेरे लिए बॉक्सर स्टाइल हाई वेस्ट अंडरवियर का एक पैकेट ले आई, पर साइज काफी छोटा था। हद है यार, अब और कर भी क्या सकता हूँ, जैसे तैसे इसी में गुजारा करना पड़ेगा। क्या यहाँ गीजर नहीं है? मैंने पर्दे के पीछे से मुंह निकाला और सवाल किया। सच कहूं तो अपनी बड़ सुनकर मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। चिनात्सु ने अपनी किताब रखी और थोड़ा शर्मते हुए मुस्कुराकर बोली, मैं तो रोज ठंडे पानी से ही नहती हूँ। अगर तुम्हें गर्म पानी चाहिए तो मैं चूल्हे पर चढ़ाई देती हूँ। भाई साहब, अब इस छोटे से केटल में पानी गर्म होने में कितना वक्त लगेगा? अब मुझे अपने घर के उस बड़े से बाथटब की याद सताने लगी थी। जिंदगी में पहली बार केटल में पानी गर्म करके नहा रहा हूँ। वो लाल रंग की प्लास्टिक की बाल्टी ले आई और एक एक करके उसमें गर्म पानी उल्टने लगी और मैं बाथरूम के अंदर वेट कर रहा था। इतने से पानी में नहाना और बाल धोना मुमकिन ही नहीं था। सिर्फ बाल धोने के लिए ही मुझे कम से कम 5 बार पानी चाहिए था। सुनो, क्या तुम्हारे पास हेयर मास्क नहीं है? थोड़ा पानी और गर्म कर दो ना। अभी तो सिर्फ शरीर साफ हुआ था, पैर घिसना तो अभी बाकी ही था। मुझे लगता है उस रात कम से कम 30-40 बार पानी गर्म किया गया होगा, जिसकी वजह से लोड बढ़ा और सीधा मेन स्विच ही उड़ गया। अंधेरे में मैं बस टॉवल लपेट कर बाहर निकला ही था कि तभी चिनात्सु ने फ्यूज ठीक कर दिया। एकदम से लाइट आई तो हम दोनों डांग रह गए। वो वहीं जम गई, लेकिन उसकी नजरें घबराहट में तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गईं। उसने मेरी तरफ कपड़े बढ़ाए और बोली, जल्दी से कपड़े पहन लो, कहीं सर्दी ना लग जाए। उस छोटे से कमरे में सिर्फ एक 4 फुट का बिस्तर था। उसने साफ चादर बिछाई और खुद नीचे जमीन पर चटाई डालकर सोने की तैयारी करने लगी। तुम बेड पर सो जाओ, तुम लड़की हो। वो कुछ कहना चाहती थी पर मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। इतनी जेंटलमैन गिरी तो मुझ में भी है। वो मुझसे जीत नहीं पाई तो उसने मेरे लिए चटाई के नीचे कार्डबोर्ड के टुकड़े बिछा दिए ताकि जमीन की ठंडक मुझ तक न पहुंचे, ऐसा उसका कहना था। सच कहूं तो ऐसी नर्म दिल और हर बात का ख्याल रखने वाली लड़कियां सीधा दिल को छू लेती है। वो उन सब अमीर घर की लड़कियों से बिल्कुल अलग थी जिनसे मैं पहले मिल चुका था। भले ही उनकी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, फिर भी मुझे लग रहा था कि उसमें एक ऐसी चमक है जो उन अमीर लड़कियों में दूर दूर तक नहीं थी। आधी रात को किसी सरसराहट की आवाज से मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि कोई अनजान चीज मेरे हाथ पर रेंग रही है। मैं इतना डर गया कि चीख मारते हुए सीधा बेड पर कूद गया और धड़धड़ाते हुए चिनात्सु से जा लिपका। जब लाइट जलाई तो पता चला कि वो और कुछ नहीं बल्कि एक मोटा ताजा कॉकरोच था। वो कॉकरोच मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेरा मजाक उड़ा रहा हो। मैं डर के मारे तुरंत चिनात्सु के पीछे छुप गया। मेरे तो पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो गए थे। इतना बड़ा कॉकरोच यहाँ आया कैसे? चिनात्सु ने बिना घबराए बड़ी शांति से अपने जूते से उसे सीधा ऊपर पहुंचा दिया। फिर टिश्यू पेपर से क्राइम सीन साफ किया और अल्कोहल से डिसइंफेक्ट करने लगी। उसका ये रोज रोज का अभ्यास देखकर सच में दुख हो रहा था। मौसम में नामी है ना, इसलिए कॉकरोच आ जाते हैं। मैं कल मच्छरदानी ले आऊंगी, फिर कोई कीड़ा तुम्हारे ऊपर नहीं चढ़ेगा। डर के मारे मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि लाइट बंद करके सोऊं, लेकिन तभी उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, लाइट जलती रहेगी तो और भी कीड़े मकोड़े आएंगे। मैंने 1 सेकंड के अंदर लाइट बंद कर दी। अगली सुबह जब उठा तो कमर दर्द से बुरी हालत थी, क्योंकि जमीन पर काफी नामी थी, कीड़े भी बहुत सारे थे। और जब अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी पीठ पर काफी सारी रैशेस एक्जिमा हो गई थी। चिनात्सु ने बिना कुछ सोचे समझे सीधा ड्रॉर से पैसे निकाले और मुझे हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगी। मैंने देखा कि उसके हाथ में जो थोड़े बहुत पैसे थे वो एक एक रुपया जोड़कर जमा किए गए थे। मेरा दिल ये सब देखकर बैठ गया। भला मैं उसके पैसे कैसे खर्च करवाता? अरे ये तो छोटी सी बात है, कुछ नहीं होता। हम लड़के तो वैसे भी सख्त जान होते हैं, ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? अब ज्यादा बातें मत बनाओ और मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठकर मैंने देखा वो पेमेंट काउंटर पर खड़ी बड़ी हिफाजत से अपने एक एक पैसे गिनकर जमा कर रही थी। उसका वो दुबला पतला सा शरीर और पीछे से दिखती वो मासूमियत, सच में कलेजा मुंह को आ रहा था। मैंने अपने दिल ही दिल में कसम खा ली कि मैं उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा और पहले से भी कहीं ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। अब जब उसकी का खाना पीना और रहना है तो थोड़ी बहुत मदद तो करनी ही चाहिए ना। मैंने उससे कहा कि मैं भी उसके साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेन धोने चलूंगा, तो चिनात्सु जोर से हंस पड़ी। ये काम बहुत थका देने वाला है, तुमसे नहीं होगा। अरे जब तुम्हारी ये पतली दुबली कलैया ये काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चिनात्सु मेरी बात टाल नहीं पाई और मुझे अपने साथ काम पर ले गई। लेकिन मुझे क्या पता था, सिर्फ एक आधे घंटे में ही मेरी कमर दर्द से टूटने लगी। चलो अब घर चलो, तुम्हें इसकी आदत नहीं है, चोट लग जाएगी। चिनात्सु ने अपने पंजों पर खड़े होकर मेरे सर पर लगे सेफ्टी हेलमेट को सही से फिक्स किया। वो अपने सफेद दांत दिखाते हुए मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। देखो तो सही, तुम्हारे पूरे चेहरे पर धूल जमी है। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? काम धाम छोड़कर यहाँ इश्क लड़ा रहे हो? वो घमंडी प्रोजेक्ट मैनेजर ली दावेई ठंडी छांव में बैठा हुआ मजदूरों पर चिल्लाए जा रहा था कि जल्दी काम खत्म करो। सब लोग गर्मी और थकावट से बेहाल थे। चिनात्सु ने मैनेजर की बात सुनी और मेरी तरफ पलटकर देखा। उसने अपनी जेब से कुछ मूड़े तुड़े से पैसे निकाले और बोली, अगर भूख लगी हो तो जाकर कुछ खा लेना, मैं तब तक काम निपटा लेती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो एंटॉन से भरी उस रेहड़ी को ढकेलती हुई उस जलती धूप में निकल गई। पसीने की वजह से उसके कपड़े पूरे भीगे हुए थे और उसके शरीर से चिपक गए थे। मैं दंग था कि इतना दुबला पतला शरीर होने के बावजूद वो इतनी भरी रेहड़ी और इस झालती धूप का सामना कैसे कर रही है। मेरे हाथ में उसके दिए हुए पैसे थे। मेरी आंखें भर आई और मुझे वो नोट अपने हाथों में अंगारों की तरह चुभने लगे। सच में पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। इतनी भयंकर गर्मी में कड़ी धूप में मजदूरों से काम करवाना, ये तो सरसर ज्यादती है।
ओए, इतनी दोपहर हो रही है, अब तो सबको ब्रेक दे दो। ली दावेई ने अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ाई, मुंह में दबाई सिगरेट से धुआं छोड़ते हुए गुंडागर्दी से बोला, ए छोटे, तू कौन होता है मुझे काम सिखाने वाला? बाहर का तापमान 40 डिग्री के पार है और तुम अब भी मजदूरों से बाहर काम करवा रहे हो। अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? ली दावे ने अपनी सिगरेट बुझाई और उसने अपने गंदे पीले दांत दिखाए। उसकी शक्ल देखकर ही उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। जिसे काम नहीं करना वो दफा हो सकता है। आजकल पैसे की जरूरत सबको है, लोग कुछ भी करने को तैयार है। मेरा खून खोल उठा। मैं ली दावे के पास गया और दबी हुई आवाज में उसे चेतावनी दी। मेरे बाप का नाम चैंग तियानशु है, ये सारी बिल्डिंग उसी की है। बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो। ली दावे पहले तो ठिठक गया, लेकिन फिर उसके चेहरे की हंसी बढ़ती गई और आखिर में वो इतना जोर से हंसा कि उसकी कमर तक झुक गई। अच्छा, तो फिर मेरे बाप भी ली का शिंग है। जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी लाचारी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरी ताकत से मुक्का तो मारा, पर वो किसी रुई के ढेर पर जा लगा हो। मुझे एहसास हुआ कि अपने बाप के साई के बिना मेरी कोई औकत नहीं है। मैंने अपने सबसे प्यारे चाचा को फोन किया और मदद मांगी। चाचा, क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं? ये साइट मैनेजर इतनी कड़ी धूप में मजदूरों से काम करवा रहा है। चैंगलिन बेटा, तुम्हारे पापा ने हमें बीच में आने से मना किया है। बेहतर होगा कि तुम उनसे माफी मांग लो। पापा ने इस बार हद ही कर दी थी। मेरा भी उस घर लौटने का कोई मन नहीं था। अब अगर वो खुद भी गिड़गिड़ाते हुए आए तो भी मैं वापस नहीं जाऊंगा। और वही हुआ जिसका डर था। थोड़ी ही देर में साइट पर किसी को हीट स्ट्रोक हो गया। वो मजदूर बेहोश होकर सीधा सीमेंट मिक्सर में गिरने ही वाला था कि तभी चिनात्सु की नजर उस पर पड़ी। चिनात्सु उसे सहारा देकर रेस्ट एरिया तक ले गई। धूप की वजह से बेहोश हुए चेंग काका को होश आने में काफी वक्त लगा। काका अपने हट से खुद को हवा कर रहे थे और ठंडी आंखें भरते हुए बोले, भला हो इस बच्ची का। चिनात्सु ने अगर वक्त पर न देखा होता तो आज मेरी जान ही निकल जाती। मैंने उनकी तरफ पानी बढ़ाया। काका, थोड़ा पानी पी लीजिए, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। चेंग काका ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। बेटा, तुम देखने में इतने भले और साफ सुथरे घर के लगते हो, फिर इस धूप में यहाँ क्यों धक्के खा रहे हो? मैं यहाँ चिनात्सु के साथ आया हूँ। काका ने पानी का एक बड़ा घूंट भरा और बेबस होकर सर हिलाते हुए बोले, तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो, पर चिनात्सु की किस्मत ही खराब है। हाई स्कूल खत्म होते ही बेचारी अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए यहाँ एंटेंट होने आ गई। क्या तुम भी अपनी फीस के लिए पैसे कमाने आए हो? उनके इस सवाल ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैंने तुरंत अपना सर हिला दिया। नहीं नहीं, मैं तो बस गुजारे लायक खाना मिल जाए इसलिए काम कर रहा हूँ। अब मैं उन्हें ये तो नहीं बता सकता था ना कि एग्जाम में 0 लेने की वजह से मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। चिनात्सु को लगा कि मेरा मूड खराब है, तो वो मुझे हंसने की कोशिश करने लगी और बोली कि चलो आज बाहर कहीं अच्छा खाना खाते हैं। उस छोटे से रोड साइड ढाबे पर काम से लौटे मजदूरों की भीड़ लगी थी। सब चिनात्सु को जानते थे और हंसकर सलाम दुआ कर रहे थे। ओए चिनात्सु, क्या ये तेरा बॉयफ्रेंड है? लड़का तो बड़ा हैंडसम है। चिनात्सु सुनकर दंग रह गई। मैंने तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखा और मामला संभलते हुए बोला, अरे नहीं, हम दोनों तो भाई भाई हैं। काका, आप लोग हमारी शाश्या को चिढ़ाना बंद कीजिए, बेचारी शर्म के मारे लाल हो जाती है। सब लोग एक साथ जोर से हंस पड़े। चिनात्सु ने शर्म के मारे लाल होते हुए मेरा हाथ खींचा और मुझे नीचे बिठाया। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना? मैंने हंसते हुए उसकी तरफ आंख मारी और बोला, तेरा भाई बहुत बड़े बड़े कान देख चुका है, ये तो कुछ भी नहीं है। उसने अपने बाउल से मछली का एक टुकड़ा निकाला और मेरे बाउल में रख दिया। मैंने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि बचपन में एक बार मछली का कांटा मेरे गले में फंस गया था। तब से मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कहीं कांटा गले में ना फंस जाए। उसने थोड़ा परेशान होकर मेरी तरफ देखा, फिर बड़े आराम से सारे कांटे निकाले और साफ मछली मेरे बाउल में रख दी। ये मछली का पेट वाला हिस्सा खाओ, इसमें कांटे कम होते हैं। सारा अच्छा हिस्सा तो तुमने मुझे ही दे दिया, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। जब मैंने देखा कि वो कितनी सादगी और ध्यान से खाना खा रही है तो मेरा गला भर आया और दिल में उसके लिए बेहद हमदर्दी जगी। पहले मैं बहुत सारा खाना ऑर्डर करता था और हर डिश का बस एक निवाला लेकर छोड़ देता था। कितना नुकसान करता था मैं, पर अब समझ आ रहा है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मेज पर गिरे चावल के एक दाने को भी फेंकना बर्दाश्त नहीं करते। खाना कैसा लगा? आदत है ना? मैंने मुस्कुराकर सर तो हिला दिया, पर तभी मेरी नजर सब्जी में एक हरे रंग के छोटे से कीड़े पर पड़ी। मेरे तो पूरे बदन में सिहरा दौड़ गई। अगर ये पहले हुआ होता तो मैं वहां हंगामा खड़ा कर देता और गुस्से में पूरी मेज ही उलट देता। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था कि धब्बे की मालकिन कितनी मेहनत से खाना बना रही है और उसकी पीठ पर एक छोटा सा मासूम बच्चा बंधा हुआ था जो भूख से रो रहा था। हर कोई अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है। मैं भला इस सुकून को कैसे तोड़ सकता था? मैंने बिना कुछ कहे उस कीड़े को सब्जी से बाहर निकाल दिया, फिर दबी हुई आवाज में उससे कहा, सुनो, अब से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया करूंगा। रोज रोज बाहर खाना बहुत महंगा पड़ता है। चिनात्सु ने सर उठाया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और उसने पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल, सच्चाई तो मेरी राग राग में बसी है। मुझे नहीं पता उस वक्त मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई कि मैंने खाना बनाने का वड़ा कर दिया, क्योंकि इससे पहले तो मैं कभी अपने घर के किचन में गया तक नहीं था। जिंदगी में पहली बार मैंने हिसाब किताब रखना सीखा। पैसे कम होने की वजह से अब मैं सब्जी वाले से बार्गेनिंग भी करने लगा था। चिनात्सु को इतनी मेहनत करते देखकर अब मुझे एक एक रुपया खर्च करने में दर्द होता था। मुझे पता है मेरा बनाया खाना इतना स्वाद नहीं होता, पर शुक्र है कि चिनात्सु नखरे नहीं करती। वो मेरा बनाया खाना कैसे भी करके खा लेती थी। उसने अपने लिए नई पैंट खरीदने से मना कर दिया था तो मैंने ही उसकी उस पुरानी वर्क पैंट के छेड़ सिल दिए।
वो अपनी हंसी रोकते हुए मेरे बुरे सिलाई काम का मजाक उड़ाती थी, पर फिर भी उसी पैंट को रोज पहनना पसंद करती थी। उसका बोझ थोड़ा कम करने के लिए मैंने खाना बनाने की खूब प्रैक्टिस की। मैं लंच बॉक्स बनाकर साइट पर बेचने लगा ताकि हमारे रोज के खर्चे निकल सकें। धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जैसे हम एक दूसरे का ही सहारा हों। मैं तो शुरू से ही सुख सुविधाओं में बड़ा हुआ था। मुझे तो छोटी मोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन जब मैंने देखा कि चिनात्सु ने मेरे लिए चादर धोकर एकदम साफ कर दी है और इतनी मेहनत से इस घर को इतना प्यारा और सुकून भरा बना दिया है, मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। खास तौर पर तब जब मैंने देखा कि वो खुद एक एक पैसा जोड़कर गुजारा कर रही है, पर फिर भी मेरे लिए सेकंड हैंड एसी खरीदने को तैयार है। तुम फालतू पैसे खर्च मत करो, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। इतनी गर्मी में बिना एसी के भला कोई कैसे सो सकता है? मैंने अक्सर देखा है कि तुम गर्मी की वजह से रात भर कंबल फेंकते रहते हो। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अब मैं क्या करूं? मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाए, पर जब भी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है, मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मैं उसके लिए बस इतना ही कर सकता था कि जब वो काम पर जाए तो मैं घर को एकदम साफ सुथरा कर दूं। एक दिन जब मैं दराज में बिखरा सामान सही कर रहा था, तभी अचानक मेरी नजर उसके हाई स्कूल के आईडी कार्ड पर पड़ी। वो हल्की पीली पड़ चुकी एक छोटी सी तस्वीर। उस फोटो में चिनात्सु कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुश्किल से 200 नंबर ला पाएगी। मैं अपनी हंसी रोकते हुए कार्ड को और ध्यान से देखने लगा। निनयांग हाई स्कूल, ये हमारे शहर का सबसे टॉप स्कूल है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गॉड गिफ्टेड माने जाते हैं और हर साल ये स्कूल बड़े बड़े कॉलेजों में ढेरों टॉपर्स देता है। सच में मैंने इस बुद्धू को समझने में बड़ी गलती कर दी थी। तभी मेरे पापा का फोन आया। इतने समय बाद आखिरकार उन्हें मेरी याद आ ही गई। लिन, तुम्हारे चाचा ने मुझे सब बता दिया है। अब बहुत दुख झेल लिया तुमने, अपनी गलती मान लो और घर वापस आ जाओ। मैं एक हाथ से कड़ाही में पलटा चला रहा था और फोन को लाउड स्पीकर पर डाल रखा था। क्या? मैं वापस क्यों आऊं? मैं यहाँ बहुत मजे में हूँ। अभी बात नहीं कर सकता, खाना बना रहा हूँ। मैंने अपनी कोहनी से फोन काट दिया और गुनगुनाते हुए काम में लग गया। दिल को एक सुकून सा महसूस हो रहा था। पापा के सामने झुकना नामुमकिन। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उनके बिना भी मैं अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी सकता हूँ। खाना बनकर तैयार था, लेकिन चिनात्सु का अब तक कुछ पता नहीं था। मैंने उसे कई बार फोन किया, पर उसने एक भी कॉल नहीं उठाया। जब मैं उसे ढूंढने के लिए साइट पर जाने ही वाला था, तभी मेरा फोन बजा। हेलो, तुम अब तक घर क्यों नहीं आई? लिन, चिनात्सु का एक्सीडेंट हो गया है। उसे सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही जैसे मेरे दिमाग की नसें फट गईं। उसके बाद सामने वाले ने क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे बचपन से ही हॉस्पिटल की उस स्मेल से नफरत है। मेरी यादों में मेरी माँ ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी पल इसी हॉस्पिटल की चारदीवारी में बिताए थे। वो कभी इतनी खूबसूरत हुआ करती थी कि नजरें नहीं हटती थीं, लेकिन कैंसर की कीमोथेरेपी ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि आखिरी वक्त में मैं उसे पहचान तक नहीं पाया। माँ के जाने के बाद उनकी याद के तौर पर मेरे पास बस ये चेन बची है जो आज भी मेरे गले में है। वही जानी पहचानी हॉस्पिटल की स्मेल, वही डर जिसकी वजह से मेरी सांसें उखड़ने लगी थी। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं मेरी जिंदगी का कोई जरूरी इंसान मुझे फिर से छोड़कर न चला जाए। जब मैं वहां पहुंचा तो चिनात्सु को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके कंधे पर बंधी पट्टी खून से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसकी सफेद टी शर्ट पर हर तरफ खून के गहरे धब्बे थे। उसके गुलाबी होंठ अब एकदम सफेद पड़ चुके थे और वो लगभग बेहोश थी। चिनात्सु, उसने अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठ कुछ कहने के लिए हिले तो सही, पर आवाज नहीं निकली। मैंने कसकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने अपनी आंखों के आंसू रोकते हुए कहा, पैसों की तुम बिल्कुल चिंता मत करना। डॉक्टर उसे जल्दी में ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जा रहे थे। तभी उन्होंने मुड़कर मेरी तरफ देखा। क्या आप मरीज के घर वाले हैं? जल्दी जाइए और हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। डॉक्टर प्लीज उसके टाके बहुत संभल कर लगाइएगा, ऐसे कि कोई दाग ना रहे। उसे सुंदर दिखना बहुत पसंद है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। बाहर साइट के कुछ मजदूर दोस्त बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। चेन काका ने आगे बढ़कर मेरा हाथ थामा और बोले, हलीन तुम घबराओ मत, चिनात्सु को कुछ नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? सुबह जब वो घर से निकली थी तब तो बिल्कुल ठीक थी। चेन काका ने गुस्से और पछतावे में अपने चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ मारे। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। अगर मैं जिद करके उस मचान पर ना चढ़ा होता तो चिनात्सु मुझे बचाने के चक्कर में उन लोहे के सरियों के नीचे ना आती। काका, आप खुद को दोष मत दीजिए। मैंने एक ठंडी आ भरी और काका का हाथ थाम लिया। मेरा दिल चिनात्सु के लिए तड़प रहा था, लेकिन सामने खड़े उस बुजुर्ग की हालत देखकर मुझे उन पर तरस भी आ रहा था। चेन काका ने अपने थैले से तह किए हुए कुछ पुराने नोट निकाले और कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये पैसे तुम रख लो, अगर कम पड़े तो बताना, मैं कहीं और से इंतजाम करूंगा। तभी बाकी मजदूर भी मेरे पास आ गए।